आज बात करेंगे सीटेट ईवीएस में प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स से संबंधित प्रश्न हर बार सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं और अभी तक जितने भी प्रश्न पेड़ पौधों से संबंधित पूछे गए हैं उन सभी का विवरण और वह सभी प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि बीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। तो ये जो कीटभक्षी पौधे हैं ये क्या करते हैं कि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उन्हें फंसाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। तो ये ऐसा किस लिए करते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिया है कि पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए, वायु प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए या मृदा प्राप्त करने के लिए। तो हमें यहाँ याद रखना है कि ये जो कीटभक्षी पौधे हैं ये अन्य छोटे कीड़े मकोड़ों को किस लिए खाते हैं? क्योंकि ये उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे पेड़ पौधे और जंतु जिनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली है, उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसी प्रजातियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं संकटापन्न प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानीय प्रजातियां और विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। तो हमें याद रखना है कि जिन पर विलुप्त होने का संकट मंडरा रहा है उन्हें हम कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो प्रश्न में हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से जो सब्जियां हैं, तना है, वो किसमें आते हैं। तो ए ऑप्शन दिया है चुकंदर, आलू और अदरक। तो चुकंदर क्या है? चुकंदर जड़ है, आलू कंद है और अदरक क्या है? तना है। तो इसमें केवल एक जड़ है। बी ऑप्शन दिया है गाजर, हल्दी और अदरक। तो गाजर जड़ है, हल्दी और अदरक तना है। फिर सी ऑप्शन दिया है शकरकंदी, मूली और हल्दी। तो शकरकंदी कंद है, मूली जड़ है और हल्दी क्या है? तना है। जो डी ऑप्शन दिया है गाजर, चुकंदर और मूली। तो गाजर, चुकंदर और मूली क्या है? जड़ों का एक समूह है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि घटपर्णी पौधा क्या है? तो घटपर्णी पौधा को नेपेंथिस और पिचर प्लांट कीटभक्षी पौधे के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका रहता है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो घटपर्णी पौधा होता है इस पौधे का जो मुख है वो एक पत्ती नुमा संरचना से ढका रहता है जिस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। आगे दिया है बी ऑप्शन भारत में नहीं पाया जाता। तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है। सी ऑप्शन दिया है कि मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और अगला ऑप्शन भी देखते हैं। दिया है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो ये एक पौधा है और पौधा ध्वनियां नहीं निकालते। तो ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर ए, बी और डी ऑप्शन गलत हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? तो ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है पिछली बार परीक्षा में कि बच्चों को कुछ पौधों के बारे में अनुभव किया, पौधों को देखा, उनके बारे में अनुभव किया और अपने विचार दिए। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन दिया है कुछ सब्जियां फल होती हैं। सही ऑप्शन है। कुछ जो सब्जियां हैं फल होती हैं, जैसे कि टमाटर है, फल होता है, सब्जी में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ सब्जियां फल होती हैं। बी ऑप्शन दिया है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ये गलत है, बीज पौधे का हिस्सा ही होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। गाजर, बंद गोभी पौधे के अंतर्गत आते हैं। और घास पौधा नहीं है, ये भी गलत है, घास एक पौधा है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? तो वो होगा हमारा ए ऑप्शन कि जो कुछ सब्जियां होती हैं वो फल होती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे
तो अगला प्रश्न दिया है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्न में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि जब बच्चे उन वृद्ध लोगों से बात करेंगे तो कौन सा इनमें से ऑप्शन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है चर्चा, तो बच्चे जब वृद्धों से बात करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, सही है। बी ऑप्शन है प्रश्न पूछना, तो बात करेंगे तो प्रश्न पूछेंगे कि कौन से पेड़ पौधे थे, कैसे थे, तो ये भी सही है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया है अभिव्यक्ति, तो वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, बच्चे भी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तो ये भी सही ऑप्शन है। और डी ऑप्शन दिया है प्रयोग, तो वहां पर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पौधे पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया है कि जो लोग 25 वर्षों से या उससे अधिक समय पहले से ही जंगलों में रह रहे हैं, तो वहां पर यदि कोई सब्जियां उगा रहे हैं तो उन पर उनका अधिकार है। तो ये नियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन यहाँ दिया है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधित विधेयक 2012 द्वारा, बी दिया है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 द्वारा, सी ऑप्शन है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा, और डी ऑप्शन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 द्वारा। तो यहाँ पर ये जो नियम लागू हुआ था वो हुआ था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न दिया है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है आबू धाबी में, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, सी ऑप्शन है राजस्थान के रेगिस्तानों में, और डी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि रेगिस्तानी ओक जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला दिया है झूम खेती। तो बात करेंगे झूम खेती की कि झूम खेती क्या है। झूम खेती से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं और प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जानेंगे झूम खेती क्या है। तो झूम खेती एक आदिम प्रकार की खेती है और इसे स्थानांतरण कृषि, जनजातीय कृषि और कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम परीक्षा में पूछे गए हैं कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हमें याद रखना है। अगला दिया है कि यह फसल भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में करी जाती है, जिसमें कि असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा आदि पर्वतीय राज्यों में करी जाती है। तो ये नाम हमें याद रखने हैं कि कौन से राज्यों में करी जाती है। आगे दिया है कि इसकी प्रोसेसिंग क्या है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों तक, प्राय 2 से 3 वर्षों तक, जब तक कि मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है और इसके बाद इस भूमि को कुछ वर्षों तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग आते हैं। आगे दिया है कि वन भूमि की सफाई की जाती है। जब ये लोग फसल करते हैं, फसल काटने के बाद कुछ समय के लिए भूमि को खाली छोड़ देते हैं, तो उस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं, तो फिर ये उसकी सफाई करते हैं और उन्हें वहीं पर गिराकर जला देते हैं, जिससे कि इनको राख प्राप्त होती है और उसी राख को ये मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये खाद का काम करती है और ये रसायनों का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। और अगला ऑप्शन दिया है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मक्का, चावल, मिर्च और अन्य सब्जियां बोई जाती हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, एक खेत में एक ही फसल करेंगे या फिर अन्य और भी फसलें कर सकते हैं। तो झूम खेती में यहाँ पर अलग अलग खेती, अलग अलग फसल कर सकते हैं। अब देखेंगे इसके प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है। तो ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, मिजोरम, बिहार और उत्तराखंड। तो इससे पहले अभी हमने जाना कि झूम खेती जो है पूर्वी राज्यों में करी जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तो नाम थे हमारे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड
तो यहाँ पर झूम खेती करी जाती है, तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है मिजोरम। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हमारा मिजोरम, झूम कृषि कहाँ करी जाती है? मिजोरम में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी कैसी हो जाती है? तो फिर एक ही फसल को यदि बार बार उगाएंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? उपजाऊ होगी, उपजाऊ नहीं होगी। यदि रसायनों का प्रयोग करेंगे तो जो मिट्टी है खेत की वो कैसी हो जाएगी? वो भूमि बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मिजोरम में प्रचलित झूम खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो यहाँ हमें सही कथन चुनने हैं कि कौन से हैं। तो ए ऑप्शन दिया है कि एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमि खाली रह जाती है, तो ये करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। दूसरा दिया है कि उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है कि भूमि जब खाली छोड़ दी जाती है तो वहां पर छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? जला देते हैं और उन्हीं की राख को मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप में तैयार करते हैं। और सी ऑप्शन दिया है कि बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो झूम खेती में जब बीज बोए जाते हैं तो वहां पर जो मिट्टी है उसे गहरा नहीं खोदा जाता, उसे केवल ऊपर ही हल्का हल्का भुरभुरा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन दिया है कि एक खेत में 3 या 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। झूम खेती में एक खेत में 3 से 4 प्रकार की फसलें उगा लेते हैं। अब ई ऑप्शन दिया है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाता है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो झूम खेती है उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमारे जो सही ऑप्शन है वो कौन से हैं? ए ऑप्शन, फसल कटने के बाद कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं। बी ऑप्शन, उस भूमि पर उगने वाले सभी बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और एक है डी ऑप्शन कि एक ही खेत में 3 या 4 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा वो कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए, बी और डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा लक्षण रेगिस्तानी ओक को शाहबलूत के वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता? तो पहला ऑप्शन दिया है कि जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। बी ऑप्शन है पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। और सी ऑप्शन है पत्तियां बहुत कम होना। और डी ऑप्शन है बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी विशेषता ये है, ये जो रेगिस्तानी ओक है जितनी इसकी ऊंचाई होती है उससे 30 गुना गहरी इसकी जड़ें होती हैं, तो इसकी जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना सही ऑप्शन है। बी है कि पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है उसके तने में पानी एकत्रित होता रहता है। और सी ऑप्शन है कि पत्तियां बहुत कम होना। तो जो पेड़ रेगिस्तान में होता है उस पर कम पत्तियां होती हैं और कांटे नुमा होती हैं। तो यहाँ पर ए, बी, सी तीनों सही ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन वह गलत है कि बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो रेगिस्तान में जो पेड़ पाए जाते हैं उन पर न तो बड़ी पत्तियां होती हैं और न ही बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर हमसे गलत ऑप्शन पूछा था, तो गलत ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न है कि झूम खेती कैसी खेती है? रासायनिक खाद का सीमित उपयोग, जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशक का सीमित उपयोग। तो कैसी खेती है झूम खेती? तो झूम खेती का जो करेक्ट आंसर है वो है काट और दग्ध खेती, क्योंकि झूम खेती पर जब पहली कोई भी फसल करी जाती है, एक फसल करने के बाद जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है और उस पर जो पेड़ पौधे उगा आते हैं उन्हें काट कर उन्हें वहीं पर जला दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? काट और दग्ध खेती। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल में जाती है और वहां उसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? वो कहाँ जा रही है? केरल जा रही है और रहने वाली है शिमला की। तो वहां पर उसने कौन से वृक्ष देखे हैं? ऑप्शन दिए हैं नारियल, सेब,
लीची और चीड़। तो हमें याद रखना है कि जो नारियल के पेड़ हैं वो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं केरल में। तो केरल में सबसे ज्यादा करी जाने वाली खेती है नारियल की, और एक है टैपियोका जिसे कि कसावा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि रेहाना ने कौन से पेड़ देखे होंगे, नारियल के पेड़ देखे होंगे, कहाँ, केरल में। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, तो ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन दिया है भोजन का भंडारण या संचित करना, बी ऑप्शन है ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है पौधे को सहारा देना, और डी ऑप्शन है जल एवं खनिजों का अवशोषण। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि पौधे क्या कार्य करते हैं। एक तो ये यहाँ पर पौधों को सहारा देने का कार्य करते हैं, दूसरा है जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं पौधे, और उमस उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो पौधे हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। फिर बी ऑप्शन दिया है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, सी ऑप्शन है कि वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो यहाँ पूछा गया है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी विधि पूछी गई है कि यदि हम वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे कम प्रभावी क्या होगा, कि बच्चों को कटी हुई लकड़ियों का भंडार दिखाना। उससे बच्चे क्या सीख पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ वो लकड़ियों का गट्ठर देखेंगे और घर वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावी है वो क्या है, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है कि यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सही बात है, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन है कि यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो पेड़ की टहनियों से लटकी रहती हैं। सी ऑप्शन दिया है कि इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि ये पानी तक न पहुंच जाए। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है उसकी जड़ें पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना गहरी होती हैं, और वो जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक कि वो पानी तक न पहुंचे। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी दिया है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है। ये जो रेगिस्तानी ओक है ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में काफी उपयोगी है। तो यहाँ पर जो कूट दिया है उसमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन गलत है कि इसकी जो जड़ें हैं टहनियों से लटकी रहती है, ये गलत है। ए, सी और डी ऑप्शन हमारे सही हैं। तो यहाँ ए, सी, डी दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, ए, सी, डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। क्या है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। तो फूल है, उस फूल की पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी एक रचनाएं होती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि फूल के अंदर जो पाउडर जैसी संरचना होती है उसे पराग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है कि कृषि भारत की आत्मा है, किसने कहा था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है तो हमें याद रखना है कि ये किसने कहा था। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो भारत की आत्मा कृषि को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है।
तो हमें पता होना चाहिए कि जो नेपेंथिस पौधा है वो भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो मेघालय देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, पहला दिया है असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मेघालय। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा नेपेंथिस पाया जाता है भारत के मेघालय में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है। तो ऐसी प्रक्रिया बतानी है जो कि पौधों में और जीव जंतुओं में समान होती है, एक समान प्रक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना। तो जो वृद्धि है वो पेड़ पौधों में भी होती है, जीव जंतुओं में होती है, लेकिन जो जीव जंतु हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन जिस प्रकार जीव जंतु अपना भोजन बनाते हैं उस प्रकार नहीं बनाते। बी ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना। तो प्रजनन जीव जंतु भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं, भोजन नहीं बनाते। और सी ऑप्शन है प्रजनन और अंकुरण। तो प्रजनन होता है पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, और अंकुरण होता है पेड़ पौधों में। तो ये भी गलत आंसर है। तो जो हमारा डी ऑप्शन दिया है वृद्धि और प्रजनन, तो पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में, इन दोनों में जीवन की जो प्रक्रिया है वो आकर मिलती है वृद्धि और प्रजनन की। पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, जीव जंतुओं में भी, और प्रजनन भी पेड़ पौधों में होता है और जीव जंतुओं में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण की अवधारणा पढ़ानी है बच्चों को, तो ऑप्शन दिए हैं कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। और बी ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो फोटो दिखाने से बच्चे उसकी अवधारणा को सही से नहीं समझ पाएंगे। सी ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो अंकुरित बीजों को वहां दिखा देंगे, लेकिन वो कैसे वहां पर अंकुरित हुए, इसकी प्रक्रिया को बोलकर समझाने में बच्चे इतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। और डी ऑप्शन दिया है कि बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इससे भी बच्चे सिर्फ चित्र देख पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बेहतर अवधारणा क्या हो सकती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बच्चों के सामने पहले हम क्या करें, बीजों को बोएं, फिर उसके विभिन्न जो चरण हैं, किस प्रकार वो बढ़ रहा है, उसमें कैसे पानी दिया, ये सारे चरण, सारी गतिविधि जब बच्चे स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे तो वहां पर उन्हें अपने अनुभव से उन्हें समझ पाएंगे। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो हमें यहाँ याद रखना है, चिपको आंदोलन से प्रश्न हर बार पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, इसलिए हुआ पेड़ों को कटने से बचाने के लिए, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करती हैं, सही बात है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, उसका संचय नहीं करती, तो यहाँ गलत है। तो पत्तियां केवल भोजन बनाती हैं, संचय नहीं करती, तो यहाँ पर ये बात गलत है। और प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है कि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन तैयार करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आंसर होगा हमारा केवल एक। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं यूकेलिप्टिस, सिनकोना प्लांट, मनी प्लांट और ओक। तो हमें याद रखना है कि कुनेन जो दवा है वो कहाँ से मिलती है, तो वो बनती है सिनकोना प्लांट की छाल से। तो हमें यहाँ याद रखना है, जो कि मलेरिया रोग के उपचार में काम आती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में कौन कौन से सही हैं। ए ऑप्शन दिया है वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सही ऑप्शन है ये, कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादा जल के बिना बढ़ता है, ये भी सही ऑप्शन है।
इसे ज्यादा जल की जरूरत नहीं होती। सी ऑप्शन है यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही बात है। डी ऑप्शन है कि यह अपने तनों में जल संग्रहित करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतली पाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो पेड़ अपने तनों में जल संग्रहित करता है उसका नाम है रेगिस्तानी ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान के खेजडली गांव में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा जिसमें दिया हुआ है ए बी सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर कौन से फल पाए जाते हैं? नींबू, आम, अमरूद और पपीता। तो हमें याद रखना है सबसे अधिक पाया जाने वाला जो फल है भारत में वो क्या है? आम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी यानी कि जो दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों पर जीता है, उसे परजीवी कहते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? अंगूर, पीपल और मनी प्लांट। तो हमें याद रखना है कि परजीवी पौधा कैसे कहते हैं? अमरवेल को। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि जल का प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं ए क्रोटन, सीता अशोक, लाइकेन और पीपल। तो हमें याद होना चाहिए कि जल का जो प्राकृतिक सूचक है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रोटन। कि जब किसान क्या करते हैं, फसलों की बुवाई करते हैं, तो फसलों की सिंचाई कब करनी है, उन्हें पानी कब देना है, तो इसकी जांच के लिए वो क्या करते हैं कि मुख्य फसल के साथ में क्रोटन का पौधा लगा देते हैं। क्रोटन के पौधे की जड़ जो होती हैं वो ज्यादा गहरी नहीं होती, तो जैसे ही जल संकट होता है या फसलों की सिंचाई कब करनी है इसका पता चल जाता है जब क्रोटन का पौधा सूखने लगता है। तो जल का जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है? क्रोटन है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग जो हैं वो पौधों को, पेड़ों को, जानवरों की बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। और भारत में यह गांव कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं उत्तरांचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। खेजड़ी वृक्ष जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है राजस्थान में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है? इससे पहले प्रश्न में हमने जाना कि जो सिनकोना पेड़ जो है उससे एक दवाई बनती है जिसका नाम है क्विनैन, जो कि मलेरिया के उपचार में काम आती है। तो अब जो सिनकोना पेड़ है उसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है, छाल का, पत्ते का या बीज का? तो हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है कि पौधों में पानी देने की सबसे उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, तो वह विधि क्या कहलाती है? तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। इसे नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेम्टो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि जहां पर पौधों को पानी पतली पतली नालियों के द्वारा पहुंचाया जाता है उस सिंचाई को ड्रिप सिंचाई के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि पौधों का वह भाग जो दांत के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं कि दांत के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सौंफ, मेथी, लौंग और अफीम। तो हमें याद रखना है कि दांतों के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लौंग का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मिर्च कौन से देश से आई है? मिर्च भारत की नहीं है। कहाँ से आई है हरी मिर्च? तो हमें याद होना चाहिए कि मिर्च आई है दक्षिण अमेरिका से। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना गहरी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है?
तो यहाँ पर ये बताया है कि रेगिस्तानी ओक पाया कहाँ जाता है, केवल यही पूछा है, क्योंकि जितनी इसकी ऊंचाई होती है रेगिस्तानी पेड़ की, उतनी उससे 30 गुना ज्यादा गहरी होती हैं इसकी जड़ें। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं राजस्थान, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो हमें पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन हमें दिए हुए हैं गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। गेहूं क्या है, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ भी बीज है। लेकिन साबूदाना किससे बनता है, साबूदाना बनता है टेपियोका से। टेपियोका पाया जाता है केरल में, और टेपियोका को कसावा कप्पा के नाम से जाना जाता है। तो साबूदाना टेपियोका से बनता है, तो ये बीज नहीं है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है लवणोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद और जलोद्भिद। तो हमें याद रखना है कि खारे जल में जो पौधे उगते हैं उन्हें हम लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि मांसाहारी पौधों को कीड़ों को खाने की आवश्यकता होती है। जो मांसाहारी पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे, वो क्यों खाते हैं कीटों को। तो पहला ऑप्शन दिया है स्वयं को अन्य पौधों से बचाने के लिए, गलत है। अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अगला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करने के लिए। और डी ऑप्शन है सहजीवन के लिए। तो हमें याद रखना है जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कौन सी बुरी आदत है। तो पहला है कि एक पंक्ति में खड़े होना, एक लाइन में खड़े होना, ये अच्छी आदत है। दूसरी है कूड़े को कूड़ेदान में फेंकना, तो ये भी अच्छी आदत है। सी है कि किसी जानवर को परेशान करना, तो ये एक बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है कि बुरी आदत कौन सी है, किसी जानवर को परेशान करना। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए। वो फूल के बारे में बच्चों को समझाना चाहती है। एक दूसरी कक्षा की शिक्षिका है जो कि बच्चे को समझाना चाहती हैं फूल से संबंधित तथ्य। तो ऑप्शन दिए हैं कि बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं जहां बहुत सारे फूल हैं। बी ऑप्शन है कि प्रोजेक्ट पर उनके चित्र दिखाएं। और सी ऑप्शन है कि ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाएं। और डी ऑप्शन है कि ब्लैक बोर्ड पर फूलों के नाम लिखें और छात्रों को अपनी नोटबुक पर उन्हें लिखने को कहें। तो यहाँ हमें सबसे उपयुक्त तरीका ढूंढना है कौन सा है। तो बच्चे जब सीखते हैं तो वो प्रयोग द्वारा ज्यादा सीखते हैं प्रैक्टिकली। तो पहला ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा कि बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाएं और बहुत सारे फूल दिखाएं, उनके बारे में चर्चा करें, तो वो अच्छे से बच्चे को फूल से संबंधित सभी जानकारियां दे सकती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि ईवीएस कक्षा स्कूल के प्रांगण में एक सब्जी उद्यान लगाने के लिए मिलकर काम करती हैं। किस पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षा को पूरा होने की सबसे अधिक संभावना है। वो स्कूल के प्रांगण में सब्जी का एक उद्यान लगाने के काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की अवधारणा को समझना। बी ऑप्शन है बीज से कटाई तक पौधों के जीवन चक्र का अवलोकन करना। और सी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की चट्टानों खनिजों के गुण के बारे में सीखना। और डी ऑप्शन है मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी के बीच अंतर करना। तो यहाँ हमें देखना है कि हमें एक उद्यान में सब्जी लगानी है और उससे संबंधित सभी तथ्यों को जानना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे कि स्कूल में पहले बीज लगाए गए, फिर उन्हें सींचा गया, उनकी देखभाल की गई, फिर वह उस पर फूल आए, फिर फल लगे, तो इस प्रकार बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि बीज बोने से लेकर कटाई तक पौधों के जीवन चक्र का अवलोकन कर सकते हैं बच्चे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय गतिविधियां
प्रकृति के संरक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करती। तो यहाँ पर मानवीय गतिविधियां दी हैं जो कि प्रकृति के संरक्षण में बाधा उत्पन्न नहीं करती, जैसे कि ए ऑप्शन दिया है ईंधन की खपत, ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। बी ऑप्शन है जल का संरक्षण, सी है वनों की कटाई और डी है जल प्रदूषण। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी गतिविधि है जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो वो है जल का संरक्षण, बी ऑप्शन। यदि हम जल का संरक्षण करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षक ने कमल के पौधे के लंबे खोखले तने की ओर इशारा किया और पूछा कि कमल के पौधों के अनुकूलन में खोखला तना क्या भूमिका निभाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं कि जो कमल का जो तना है खोखला, वो क्या काम करता है, तो पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है, पौधे को सहारा देता है, पौधे को तालाब के तल में जमाना और पानी को सोखना। तो इनमें से जो तना है खोखला, वो क्या काम करता है कमल के फूल के लिए, तो वो पौधा क्या करता है कि पानी पर तैरने में मदद करता है, कमल के फूल की पानी पर तैरने में मदद करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भागों से प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है सेब, गन्ना, अदरक और गाजर। तो सेब फल है, गन्ना तना है, अदरक तना है और गाजर क्या है, जड़ है। तो हमें यहाँ पर वो ऑप्शन चुनना है जिसमें ये सभी समान हो। और बी ऑप्शन दिया है हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं। तो हरी मटर की फली होती है, जीरा फली के समान होता है, चना की भी फली होती है और गेहूं भी फली में ही आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन किस में आ रहे हैं, फली के अंतर्गत। और सी ऑप्शन दिया है कि पालक पत्ती है, जीरा बीज है और आलू क्या है, कंद है, पत्ता गोभी पत्ते हैं। और डी ऑप्शन है सेब, सेब फल है, टमाटर फल है, अदरक तना है और खुबानी फल है। तो वो ऑप्शन यहाँ चुनना था जिसमें सभी एक जैसे दिए हुए हैं। तो हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फलियों के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे एक प्रकार का पौधा लगाया गया है, कुछ प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जो कि भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तो वह पौधा कौन सा है। शहरों में सड़कों पर कुछ पौधे लगाए जाते हैं जो कि भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा है वह पौधा, तो ए ऑप्शन है सीताशोक, बी है कबक, सी है क्रोटन और डी है जैट्रोफा। तो कौन सा है भूमि प्रदूषण का नियंत्रित करता, तो वो है हमारा ए ऑप्शन सीताशोक। तो भूमि प्रदूषण को सीताशोक का पौधा नियंत्रित करता है। आगे दिया है अगला प्रश्न कि आगरा में ताजमहल के आसपास कुछ विशेष प्रकार के पौधे लगाए गए हैं जो कि वायु प्रदूषण होने पर SO2 की मात्रा बढ़ने पर उसकी सूचना देते हैं। तो उस पौधे का क्या नाम है जो वायु प्रदूषण का सूचक कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं लाइकेन, कनेर, गुलाब और गेंदा। तो यहाँ पर कौन सा है वायु प्रदूषण का सूचक, तो वो है लाइकेन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे आगे दिया है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं कि जो पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जल वाले स्थान पर होते हैं उन्हें जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे लिली, जलकुंभी और कमल। यहाँ पर एक कमाल गलत लिख गया है, कमल का फूल है ये, जो कि जलोद्भिद में आता है। और दूसरा दिया है कि जो पौधे मरुस्थल पर, मरुस्थल किसे कहते हैं, जहां मिट्टी में पानी की कमी होती है, वहां पर जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, जैसे कि कैक्टस। अगला दिया है कि जो पौधे खारे जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं उन्हें लवणोद्भिद हेलोफाइट्स बोलते हैं, जैसे मैनग्रोव और लेवेंडर। अगला दिया है कि जो पौधे सामान्य स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे बाग बगीचे, पार्क वगैरह में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें समोद्भिद या मीजोफाइट्स बोलते हैं,
जो नॉर्मली फसलें जो करी जाती हैं, तो वो सब आती हैं समुद्रभिद के अंदर, जैसे इंग्लिश में मीजोफाइट्स कहते हैं, जैसे मक्का, गोल्डन रॉड और क्लोवर। तो इस प्रकार आज हमने प्लांट्स के बारे में जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।